मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दोनों इस वक्त भारत में मौजूद हैं। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक हुई और ये 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। 2+2 मीटिंग का मकसद भारत और अमेरिका के संबंधों के भविष्य के प्लान को आगे बढ़ाना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। गाजा पर इजरायली हमले से उभरे हालात पर भी चर्चा की खबर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और पिछले साल से दोनों देशों के बीच काफी व्यापार बढ़ा है। ग्रीन एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा का भी मसौदा था। ये वार्ता दोनों देशों की कूटनीति और सामरिक सुरक्षा के लिए कितना अहम है, आज हम यही समझेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार देर रात भारत दौरे पर पहुंचे। ब्लिंकन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक हुई। खबर है कि बैठक के दौरान चीन और इंडो पैसिफिक पर सबसे ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट को साथ मिलकर बनाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका से भारत को फाइटर जेट्स के इंजन और MQ-9 ड्रोन सप्लाई करने को लेकर भी बातचीत एजेंडे पर है। साथ ही भारत में फास्टर जेट्स के इंजन और सेमीकंडक्टर बनाने जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय पर भी दोनों देश के हित जुड़े हैं। गाजा पर जारी इजरायली आक्रमण के संदर्भ में भी बैठक को देखा जा रहा है। लगातार खतरा इस बात का बना हुआ है कि कहीं हिंसा पूरे पश्चिमी एशिया में न फैल जाए। भारत के लिए खास तौर से समस्या हो सकती है क्योंकि ऊर्जा को लेकर भारत वेस्ट एशिया पर निर्भर है। दूसरा ये है कि वहाँ काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो अगर वहाँ युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। वहीं अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ऐसे में कारोबारी रिश्ते भी मजबूत होंगे। चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोस्ती दोनों देशों के लिए खास मायने रखती है। ये 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 2+2 डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सितंबर में G20 समिट के लिए भारत आए थे। वहीं जून में पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे। तब भी दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने और अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 2+2 वार्ता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष ने क्या कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। The India-US defense relationship has evolved into a strategic partnership characterized by mutual trust, shared values, and a growing recognition of common interests in maintaining regional and global security. We increasingly find ourselves in agreement on strategic issues, including countering China's aggression, promoting a free and open Indo-Pacific, and addressing regional security challenges. We share a focus on maritime security in the Indo-Pacific region, recognizing the criticality of safeguarding vital sea lanes and promoting stability. Our teams are working on the substantive outcomes. Our strategic convergence should guide us to new domains and expand scope of collaboration. We are charting new pathways of cooperation by pursuing stronger defense industrial engagement, easing of technology restrictions, resilient supply chains in all domains and maritime security. Secretary Austin, you have the floor, please. चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा, जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत उनका भी मैं करूंगी। और दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहला सवाल दिनेश जी आप ही से मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में वार्ता हो रही है और कई मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत की जा रही है, ऐसे में अगर सवाल इस बात को लेकर कि ये वार्ता
साथ दोनों देशों की जो कूटनीति और सामरिक सुरक्षा है उसके लिए कितना अहम और कितना जरूरी माना जाए? देखिए, मौजूदा हालात में हमारी समझ से 2+2 जो अभी हो रहा है, राउंड है, ये बहुत ही जरूरी है जी। केवल इस लिहाज से नहीं कि जो हमारे रिश्ते, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है हिंदुस्तान की, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत कंपोनेंट्स हैं, और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत को याद कर सकते हैं कि 2 दशक से ऊपर हो गए जो हमने शुरू किया था। आज ये है कि आज हिंदुस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप जो है, जिसको कहते हैं कि मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी जी, और ये जो है ये कितना अहम रिश्ता बन चुका है जी। तो उस लिहाज से 2+2 जो शुरुआत जो हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उस पीरियड में हुई थी, 2018 में न्यू पड़ी इसकी जी। तो बुनियादी तौर पर जो ये था कि जो हमारे प्रतिरक्षा के क्षेत्र में और विदेश नीति के क्षेत्र में जो सहयोग होना चाहिए और जिस किस्म से कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए उसके लिए हम हर साल मिलेंगे जी। तो एक बार यहाँ मिलते हैं दिल्ली में और एक बार वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होती है। ऐसे ही क्रम चलता रहता है, लेकिन एक ऊंचाई तक हम लोग पहुंच चुके हैं और चूंकि जो आज सामरिक समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस जो इमर्ज करके आ रहे हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारी समझ से ये इस किस्म की मीटिंग 2+2 की जो मीटिंग है इस समय ये बहुत अहम हो जाती है। अभी तक तो इंडो पैसिफिक का मसला था चाइना को लेकर के, तब ये था कि हिंदुस्तान जो है क्वाड का मेंबर बना और अमेरिका ने बड़ा उसके लिए इंसिस्ट किया। तो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया क्वाड का मेंबर है, जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो चल रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस किस्म की रिश्तों की गर्मजोशी पिछले 5 सालों में दिखी है उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप दिया है 2+2 में जी। कि हमारे रिश्ते 2+2 के इस व्हीकल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी मतलब जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि और आपने भी कहा कि इतना ही नहीं है कि हम केवल 2+2 तक कन्फाइंड है। इसके पहले स्टेट विजिट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का जून में जी। और उसके बाद सितंबर में फिर जब यहाँ आए थे तो 8 सितंबर की शाम को डेलीगेशन लेवल का जो प्रेसिडेंट जिसमें शामिल थे जी। वो बाइडेन ने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन के बीच में एक अलग डायलॉग हुआ था जो कह सकते हैं बायलैटरल डायलॉग था जी। तो ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं अब इन दोनों मुल्कों के बीच में एक मेच्योर रिलेशनशिप हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है और डाइवर्जेंसेस हैं, लेकिन अब ये है कि एक स्थिति ये है कि बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अभी एग्री टू डिफर का फार्मूला लागू होता है। ज्यादातर मुद्दों पर हम अमेरिका से सहमत होते हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और अभी एक नया मसला खड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अमेरिका ने उसकी पहल की है और अमेरिका चाहता है क्योंकि चीन ने शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला, अब वो डिफेंस फोर्सेस में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बिल्कुल। तो हमें भी इस पे विचार करना हो दुनिया कहाँ जा रही है और टेक्नोलॉजी के साथ हमको भी आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच 2+2 वार्ता तो हुई है दिनेश जी, लेकिन उसके बाद कई और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कई और भी ऐसे मुद्दे रहे। सबसे पहले मैं जितेंद्र ओझा जी जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सवाल अगला आपसे ही है। ओझा साहब की ग्रीन एनर्जी हो, काउंटर टेररिज्म हो, AI, स्पेस, सेमीकंडक्टर निर्माण,
कई ऐसे क्षेत्र हो गए जिसमें सहयोग बढ़ाने पर भी इन दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चीन को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए ये बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा कहीं ना कहीं हो सकती है, ये मसौदा तैयार हो सकता है? ये दो पहलू हैं कि कैसे हमारे रिलेशनशिप से हम दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इंपावर करें, कि एक म्यूचुअली इंपावरिंग इक्विलिब्रियम जो है बने, और यही उसकी बुनियाद है। और ये डिपेंड करता है आपके इंटेंट पे, ये डिपेंड करता है लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी रियलिटीज क्या है, आपके कॉन्टेक्स्ट क्या है। कि कुछ भी होने के बावजूद देखिए चीन और अमेरिका के बीच में एक समय रिलेशनशिप था, लेकिन उनके भीतर की रियलिटीज में इतनी डाइवर्जेंस हो गई कि जिससे वो डिफरेंस आ गया। हमारे उनके बीच में है, तो मैं नहीं कहूंगा कि काउंटर करने की। 2001 के बाद से जो है अमेरिका ने जैसे रियलाइज किया, तो धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप इवॉल्व करनी है। जैसा बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि पॉइंट तो है, बहुत जगह हमारी एग्रीमेंट है, लेकिन ये चीजें इवॉल्व करनी है। साथ में हमें डोमेस्टिक कैपेसिटीज, डोमेस्टिक अपने इश्यूज को भी करना है, और पुराने फ्रेमवर्क से कि हम सिर्फ मांगते रहे कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो नहीं होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। कई चीजों में हम मजबूत हैं, और हमें ये भी देखना है कि हम कहाँ कैसे क्या कर सकते, अपनी सुरक्षा कैसे मजबूत कर सकते हैं। चीन की जो बात आप कर रही हैं, ये हकीकत है कि चीन शायद इतना बड़ा दुनिया के लिए खतरा नहीं बना, या एक तरीके से कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अमेरिका के लिए भी ही चीन भस्मासुर बन गया, क्योंकि अमेरिका के लोग ठीक से समझ नहीं पाए, सोच नहीं पाए। तो ये इश्यूज हैं। तो मैं ये कहता हूँ इन तमाम चीजों की एक और जो मुद्दा है आज की तारीख में, देखिए कि जो दुनिया के जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कि जैसे इजराइल का मुद्दा देखिए कि ये हालात 20 साल पहले जैसे कि इजराइल को पता था कि ये लोग खतरे में हैं, लेकिन वो शांति से बैठे हुए थे। कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें इजराइल प्रोएक्टिव पोजीशन लेने से चूक गया, और चूंकि प्रोएक्टिव पोजीशन लेने से चूकता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर ऐसा अटैक होता है कि जिसके बाद अगर वो लड़ाई में जीत भी जाए तो दिक्कत होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस ग्राउंड को अप्रिशिएट करने की जरूरत होगी कि क्या वो कर सकते हैं, कि ग्लोबली इस दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने अपने इसमें शेयर में। अपने इसमें अमेरिका लीडर है दुनिया का, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं, चाइना नहीं मानता है। तो कहाँ कैसे कर सकते हैं कि ग्लोबल इश्यूज पे भी एक दूसरे को हम कैसे इंपावर कर सकते हैं, ये देखने की जरूरत है कि दुनिया में कहाँ है। और मेरा मानना है कि हो या नहीं हो, भारत की तरफ से क्या बातचीत होगी हम लोग को नहीं मालूम है या नहीं पता है डिटेल, लेकिन एक चीज भारत को कहने की जरूरत है, वो ये कि अमेरिका अपने अप्रोच को किसी तरीके से मॉडिफाई करे कि रूस पूरी की पूरी तरीके से चीन के खेमे में जाता है तो ये जो है भारत के लिए ठीक नहीं है, और लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। और इसमें क्या पहल बनती है कि यूक्रेन पे हम कुछ ठीक करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामिक रेडिकलिज्म का अभी भी खतरा है। कि आप देखिए कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में या कई जगह मुस्लिम देश जो है एक लिबरलिज्म की तरफ जा रहे थे, और लग रहा था कि ये जो है इसको हम क्या टैकल कर लेंगे, ये पता नहीं कहाँ से। मैं पहले भी मैंने कहा कि चीन के कंकरेंस के बगैर ये हुआ नहीं। तो ये जो चीन का फैक्टर आप कह रही हैं, चीन का फैक्टर तो है, चीन अपने तरीके से दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो है काउंटर मैं नहीं कहूंगा कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का एक इसका, ये इसमें भारत और उसकी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और बाद बाकी सारी चीजें, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड की बात करें, बायलैटरल एक्सचेंजेस की बात करें, दूसरे में बात करें, कुछ तो हमारी डोमेस्टिक पे भी ये करता है, वो उसके साथ फॉलो करते हैं। लेकिन बात सही है कि एक बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर, स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर, सिक्योर वर्ल्ड ऑर्डर, जो रूल बेस्ड, जो वेस्ट के लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, जो ट्रस्ट सेंटर्ड हो, जो हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है कि हम ट्रस्ट सेंटर्ड है, हमसे किसी को खतरा नहीं है। तो ये जो है दो वर्ल्ड व्यूज की लेके भी एक है, और उस मुद्दे पे मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका में वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, वो बुनियाद बहुत मजबूत है, और उसके बाद दूसरी चीजें आती रह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओझा साहब। दिनेश जी, जिस तरह से इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम खास मुद्दे भी रहे, गाजा पर जो इजराइल के हमले जो हो रहे हैं जिस तरह से, उसके संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि ये बैठक बुलाई जा सकती है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। लेकिन इस पूरी बैठक में चीन और इंडो पैसिफिक पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहने की संभावना बताई गई। डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर तमाम तरीके के फाइटर जेट्स के इंजन से लेकर ड्रोन सप्लाई से लेकर अमेरिका चाहता है कि अब इन सारी चीजों का जो व्यापार है वो भारत से शुरू हो। कहीं ना कहीं चीन को खत्म करने के लिए, चीन को उसकी सीमा और उसकी तय हद बताने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? चीन को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें अपने को खुद स्ट्रांग करना है, और हमारी स्ट्रेंथ पे ही तय करता है कि रीजनल पीस कितनी रहेगी इस इलाके में। क्योंकि चीन के फार्मूले से अगर हम चलेंगे तो चीन की तो हमेशा कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है डिस्टर्ब रहे,
और जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि आज जो इजराइल और हमास का मसला भी है, इसमें भी पीछे से एक बहुत बड़ी भूमिका है चीन की, जिसकी स्टडी अभी पूरी तौर पे नहीं हुई है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं जी। और उसके साथ साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि चीन के साथ रूस का भी सहयोग बन रहा है और रूस जो है बड़ी तेजी से चीन के खेमे में जा रहा है या जा चुका है, मेरी अपनी समझ है। फिर भी भारतवर्ष ने पूरी कोशिश किया है, हमने पूरी हमारी ओर से एक कोशिश हुई है कि रिश्ते हमारे सबसे अच्छे रहें और जहां जिसकी जो हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताएं हैं और जो हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है उसको कौन कैटर कर सकता है बेहतर। अब उनको तेल चाहिए तो हमें रूस से चाहिए जी। लेकिन जिसको कहते हैं कि एक अच्छी दोस्ती या एक अच्छा दोस्त जो इन तमाम मुद्दों में आपका साथ दे सके, वो इस समय हमको दूर दूर तक कोई नहीं दिखता सिवाय अमेरिका की। और हकीकत ये है कि ईरान हो कि रूस हो कि चीन हो, देख रहे हैं सारी खेमेबंदी हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है कि एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका के रूप में हमारे साथ खड़ा है जी। और इस बात का हमें इस अवसर का और इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ओझा साहब, लगातार खतरा इस बात को लेकर भी बना हुआ है कि कहीं ये जो हिंसा का मुद्दा है, ये हिंसा पूरे पश्चिमी एशिया में न फैल जाए और भारत के लिए खास तौर पर ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ऊर्जा को लेकर भारत वेस्ट एशिया पर निर्भर है और दूसरा ये कि वहाँ जो काम करने वाले भारतीय लोग हैं उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। अगर वहां युद्ध बढ़ता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत के लिए समस्या बनकर उभरेगा और मैंने पहले भी कहा कि हमास एक हथियार था जिसका इस्तेमाल किसी और ने किया। तो यहाँ पे अगर इस्लामिक चरमपंथी भी बढ़ती है तो आप देखें कि चीन किस तरीके से जो उसकी जिनजियांग प्रोविंस है, जो उसका तो नहीं है लेकिन वो कब्जा किए हुए, उसको तो क्रश कर रहा है। अपने भीतर उसने सर्वेलेंस मैकेनिज्म के जरिए सारी चीजों को ठीक करके रखे हुए है। लेकिन यहाँ अगर ये बढ़ता है तो वो समस्या होगी और मुझे लगता है कि जो मुख्य कारण था, मैंने पहले भी कहा है कि वो आक्रमण भले ही इजराइल पे हो लेकिन ये एक इनडायरेक्ट डिनायबल अटैक जो है वो अमेरिका पे है और ये मकसद है कि अमेरिका की जो कुछ भी अब्राहमिक अकॉर्ड के जरिए जो कुछ भी वो वहाँ पे कर रहा था उसको जो है एक सबक सिखाने की कोशिश की गई कि देखिए जिस क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। देखा जाए ये वक्ता जी की जो जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी का या जियो स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा डायमेंशन, बड़ा कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा डायमेंशन, बहुत ही सीक्रेट होता है जो कभी आता ही नहीं है पब्लिक डोमेन में। और मैं कहता हूँ कि जब से दुनिया बनी है तब से वो उसके कोर है, कभी इतिहास की किताबों में भी नहीं आया है। तो इस वजह से इससे हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और डिपेंड करता है कि कितने एक्यूरेट हम हैं। तो जो समस्याएं आप कह रहे हैं कि वो समस्या ऐसी है कि जिसका असर अमेरिका पे पड़ेगा, इजराइल पे भी पड़ेगा, वहाँ के जो लिबरल देश हैं जो सो कॉल्ड जो चीन के खेमे में नहीं है उनके ऊपर भी पड़ेगा, दूसरे पे पड़ेगा। शायद कई दफे ऐसा होगा कि असर पड़ रहा है अमेरिका को, वो कह नहीं पा रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी है कि जिससे दूसरे को उनको अटैक करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों का जब लोग आते हैं, क्राइसिस होती है तो आपके संसाधनों पे प्रेशर पड़ता है, इंस्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये पावर का गेम एक बियॉन्ड पॉइंट ये होता है कि वो बहुत रूथलेस होता है, उसमें ह्यूमनिज्म बिल्कुल नहीं होती है। और खास करके जो हम लोग चीन की बात कहते हैं कि चीन का पावर स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें ब्रुटैलिटी है, रूथलेसनेस है कि अपने जगह तो हम एक स्टेबिलिटी बना के रखे रहते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया की जरूरत पड़ता है तो उसको हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे। इस वजह से भारत और अमेरिका की ये जो बातचीत चल रही है, जो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो U2 है, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो इनकी बहुत सारी है कि भाई मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो है ग्लोबल जो इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप है, लेकिन जैसे कि हर एक मुद्दे पे हर एक चीज जो है वो नहीं हो सकती। और सवाल ये नहीं कि हम सिर्फ एक दूसरे को करें, कैसे कलेक्टिवली हम इस रीजन को शेप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि पहले कई दफे हम लोग कहा करते थे, दुबे जी मुझसे बहुत वरिष्ठ है और वो इत्तेफाक रखेंगे कि अमेरिका के लोगों का मानना था कि सारी जानकारी की मोनोपोली उन्हीं के पास है और बाद बाकी उनके मित्रों को सिर्फ उनकी बात सुननी चाहिए। वो उनके यूरोप के साथ भी डील करने के तरीके में था और यूरोप के लोग भी हम लोगों को बताते थे। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी बात कह रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं और अमेरिका को भी लग रहा है कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो हमारे ही नहीं उनके, और ये जो है एक पूरे हमारी जो सहयोग है उसको एक रिमार्केबल डायमेंशन देती है जो पहले शायद कभी
ही नहीं जी। आजादी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ओझा साहब। दिनेश जी, जाते जाते आपकी भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। जी, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, कहिए। हाँ, अभी जो जितेंद्र जी ने बात कही जी। तो बहुत अच्छी बात कही, हाँ जी। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका में भी बहुत परिवर्तन आया है और अमेरिका को भी ये लगता है, जैसा कि पहले बात हो रही थी, अमेरिका एक कोशिश कर रहा था कि किसी किस्म से जो अरब वर्ल्ड की जो ये शेखडम्स हैं, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन वहां पर हो और उनको भी इजराइल के करीब ले आया जाए जी। और सब इस बात पे एग्री करें कि ठीक है, इजराइल के एग्जिस्टेंस को तो आपको एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि बहुत सारे अरब मुल्कों ने अभी तक इजराइल को मान्यता ही नहीं दी है। जी। तो अब सवाल ये है कि बातें आगे बढ़ेंगी कैसे। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि इन तमाम चीजों का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये कोशिश होनी चाहिए, जब भारत और अमेरिका दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं जी। तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे बेहतर तरीके से एक संदेश दिया जा सके कि दुनिया नहीं चलेगी बिना वैल्यू बेस्ड सिस्टम के या बिना प्रिंसिपल्ड ऑर्डर के। तो कहीं न कहीं आपको एक रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल। और ये रास्ता ये दो बड़े लोकतंत्र ही निकाल सकते हैं, जो मेरी अपनी समझ है। जी। क्योंकि चीन अपनी मनमानी करेगा और चीन की पूरी कोशिश है, आंख मूंद करके एक काम पे लगा हुआ है कि पूरी दुनिया का आर्थिक, जो ग्लोबल साउथ की बात चीन करता है, उसका आर्थिक शोषण करो, दोहन करो और फिर अपने तरीके से उनकी जो सॉवरेंटी है उसको भी इनक्रोच करो। बिल्कुल। और कोई कुछ कर न पाए तो एक किस्म का नया इंपीरियलिज्म चाइना ने शुरू किया है। बिल्कुल। चेहरा बहुत उनका ऐसा चेहरा दिखाते हैं जैसे कि सबसे ज्यादा वही चिंतित हैं ग्लोबल साउथ के बारे में। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन हकीकत है कि चीन का जो अपना एजेंडा है उससे भी हमें काउंटर करना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि ईरान हो कि रूस हो कि चीन हो, ये इजराइल हमास की बात आती है तो जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ये पैलेस्टीनियन काज को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, फिलिस्तीन के लिए तो हिंदुस्तान भी खड़ा है। बिल्कुल दिनेश जी, वक्त की कमी है, मैं आपको टोकना चाहूंगी, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से इस बातचीत के जरिए चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोस्ती कितना अहम रहेगी और खास रहेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।